नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आप सभी जानते हैं जब से एसएससी का नया पैटर्न आया है और अभी आपका लेटेस्ट में आपका नोटिफिकेशन आया था एसएससी सिलेक्शन फेज का, जिसमें पैटर्न चेंज हुआ था। इसके बाद में आपका स्टेनो का आया, स्टेनो में भी सेक्शनल टाइमर दिया गया है। तो ये सेक्शनल टाइमर है, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और बच्चे इससे डरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा हवा नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप इन क्वेश्चंस को 15 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला, अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपने समय दिया है मैथमेटिक्स को या अपने सब्जेक्ट को, तो यहां पर आप 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको किसी ने 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करके दिखाए और आपने सिर्फ उनको देखा, उनका एनालिसिस नहीं किया, उनको सोल्व नहीं किया, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर मैं आपको 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करके नहीं दिखाने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। मेरा मोटिव ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको एक एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें सीखने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप देख सकते हो, ये आपका जो पेपर है, ये 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट 3 है। इससे पहले मैं आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऑलरेडी करा चुका हूं, उस पर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन समझना ध्यान से बड़े, ये क्वेश्चन आपका रेशो का क्वेश्चन है और यहाँ पे परसेंटेज भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे होंगे पूरा का पूरा तो समय लगेगा। अब ऐसा क्या करें कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आंसर बता पाए। भाई, आपको 15 मिनट में कैसे कर सकते हो? भाई, 15 मिनट में आप तभी कर सकते हो जब आप क्वेश्चन को देखते के ही साथ समझ जाओ कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। अब मैं इसमें अगर जल्दी से करना चाहूं तो मैं यहां पर एक बात देखना चाहूंगा कि यहां पर मुझे कैसे भी ए रेशो बी मिल जाए और फिर मैं यहां पर कंपैरिजन करके ए रेशो बी की हेल्प से अपना आंसर इजीली बता पा रहा हूँ। यानी कि पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, ए रेशो बी ढूंढना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बोलूं 60% को, क्या मैं कह सकता हूं 0.6? कितना कह सकता हूं? 0.6। आप समझो इस बात को, 0.6 कैसे कहा? देखो, एक बच्चा होता है 60% का फ्रैक्शन बनाता 3/5। मैं बोल रहा हूं 60% में आप परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग दो, 100 से भाग दोगे 0.6 आएगा। आप देखो, अगर इन दोनों को सोल्व किया जाए, इन दोनों में पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और आप देखोगे अगर ए रेशो बी देखा जाए तो ये 3 इधर आ जाएगा और 6 उधर चला जाएगा और मैं 2 से भाग दे दूंगा तो ये 1:2 बन जाएगा। यानी कि यहां से आपको मात्र 2 से 3 सेकंड में पता चल सकता है कि ए रेशो बी 1:2 है। ए रेशो बी 1:2 आप बोलोगे यस सर है। ए रेशो बी 1:2 आप बोलोगे नहीं है। ए रेशो बी 1:2 आप बोलोगे नहीं है। ए रेशो बी 1:2 आप बोलोगे नहीं है। तो आप ये बताओ, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से कर रहे होते तो बेसिक से आपको पूरा सोल्व करना पड़ता और इतना पेपर में आपके पास समय नहीं था। तो क्या बात समझ में आई? अप्रोच सीखनी है। आंसर तो मैं यहाँ पे फटाक से देखते के साथ ही बता सकता था, आगे बढ़ जाता, 15 मिनट में पेपर भी सोल्व हो जाता। आपको क्या सीखने को मिलता? कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट। बोल रहा है एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर जाती है, 1 घंटा 45 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी? सबसे पहले आपको एक सेकंड दे मुझे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये 1 मिनट 45 सेकंड है, क्या मैं इसको 105, सॉरी 1 घंटा 45 मिनट है, इसको मैं 105 मिनट बोल सकता हूं? कोई भी बच्चा समझ पाएगा इस बात को बड़े इजीली। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 45 मिनट और जोड़ दिए, 105 मिनट। अब 1 मिनट में ये दूरी जाती है, 1 मिनट में ये दूरी जाती है, तो 105 में कितना जाएगा? आप इस बात को समझो। तो आप देखो, इस 0.875 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। बहुत सारे बच्चे होंगे 105 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और आंसर बताएंगे। मैंने थोड़ी सी बात नोट करी, थोड़ी सी चीज ऑब्जर्व करी, इसको मैं दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं। एक ये, सर मैं डिजिटल सम की हेल्प से अपने ऑप्शन को आंसर ढूंढ सकता हूं। दूसरा ये, यहां पे मुझे इतना पता चलेगा, भाई भले ही कुछ भी इसका आंसर हो लेकिन उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। आप देखो 5×5 = 25, उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। और आप देखोगे इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है। यानी कि ये 3 ऑप्शन आंसर ही नहीं हो सकते। अब जब 3 ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते तो बचा हुआ कौन सा आंसर होगा? जो भी बचा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन हमें 2 करने थे, ये मैक्सिमम 30-35 सेकंड में क्वेश्चन किए जा सकते थे दोनों के दोनों। तो एवरेज समय कितना आ गया इन 2 क्वेश्चन के लिए? 20 सेकंड मैक्सिमम।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि सबके लिए 20 सेकंड आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमें 1 मिनट में करना पड़े, लेकिन वो समय हम इन क्वेश्चन से या ऐसे आसान क्वेश्चन से बचा पाएंगे। देखो ध्यान से, अब यहां पे हमने एक बात नोट करी कि ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई दिस। आपको कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप चीजों को डायरेक्टली बता पाओ। जैसे मान लो मैं यहां पर इस क्वेश्चन इसको सोल्व करना चाहूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा। कैसे सोल्व करूंगा सर? एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ए प्लस बी ये है, ए माइनस बी ये है बेस में। और तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है समझते हो? आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। आप बोलोगे यस सर, बेस में ही आ गया। अब जब ये बेस में आया तो आप मुझे बताओ ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा, यहां आ जाएगा 7 माइनस रूट 2, यहां आ जाएगा प्लस 7 प्लस रूट 2। आप देखो ये कट गया। अब इससे आगे मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ यहां बना क्या? आप बोलोगे ऊपर बना 14 और नीचे है हमारा 49 माइनस 2। ये तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसको मैं लिख के बता रहा हूँ बस आपको। 49 माइनस 2 ये प्लस का और ये माइनस का कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताओ, ये तीनों क्वेश्चन 1 मिनट में किए जा सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लेंदी लग रहा है। क्या लग रहा है? लेंदी। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे भाई आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपके सामने क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक परिवार का भोजन, क्लोथिंग और इंटरटेनमेंट पर जो खर्चे का रेशो है वो ये रेशो है फिलहाल के लिए 2:4:1। पहली बात आप ये बताओ, इस 2:4:1 को क्या मैं 1:2 लिख सकता हूं? बात कर ले, बता दे। क्या लिख सकता हूं? 1:2:1 को आधे घंटे में ना। ठीक है भाई, 1:2:2। अब आप ये बताओ, यहां पर बोल रहा है इसमें पहले वर्ष में चेंज हो रहा है। भोजन में तो 10% की गिरावट हो रही है, भोजन तो 10% कम हो जाएगा। कपड़ों की लागत में 5% की वृद्धि हो गई और मनोरंजन में 15% की गिरावट हो गई। क्या हो गया? गिरावट हो गई। अब आप यहां से इस बात को समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको कंसेप्ट पता थे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे भाई, पहले वाले में 10% की क्या हो रही? गिरावट हो रही है, तो आप बोलोगे इसका रेशो इंटू -10। ठीक है, दूसरे वाले में 5% की वृद्धि हो रही है तो इसका रेशो 2 × 5। वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। ठीक है भाई, अब आगे देखो अगले वाले में क्या हो रही है? कमी हो रही है तो रेशो 2 है इंटू जितना परसेंटेज की कमी हो रही है। अब इसको इसको हम टोटल से भाग दे देंगे। टोटल है 1 2 3 और 2 5, 5 से हमने इसको भाग दे दिया और ये हमारा आंसर आ गया। प्लस में आया तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और माइनस में आया तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है? ऐसे क्यों होते हैं ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बैचेज में करा रखी है। देखो ध्यान से, अब क्या करना है? आप देखो यहां पर ये कितना है? 10, और ये 10 कट जाएगा भाई, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। माइनस का 30 को आप 15 से भाग दोगे तो क्या मेरे भाई? माइनस का 6 आएगा, और माइनस का 6 का मतलब 6% की कमी हो गई। 6% की कमी हो गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का अगर आसान सा क्वेश्चन, आपने क्या पढ़ा सबसे लास्ट में? आपने पढ़ा कुल लाभ। क्या पढ़ा कि कुल लाभ क्या है? कुल लाभ आप तब बता पाओगे जब आपके पास लाभ का रेशो होगा। लाभ का रेशो कैसे निकलता है ये बात आपको पता होना चाहिए कि हम पूंजी का यानी कि इन्वेस्टमेंट का और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट का रेशो आ जाता है। आप देखो बड़े ध्यान से, आप देखो बड़े ध्यान से, इन्वेस्टमेंट को मैं बोल सकता हूं भाई ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी जब हमें रेशो की जरूरत है, और 4 से भाग दूंगा 4, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट 3:4 हुआ। और समय कितना है? आप बोलोगे 10:7। कितना? 10:7। तो मैंने बोला आपसे कि भाई ए का प्रॉफिट क्या होगा? आप बोलोगे ए का इन्वेस्टमेंट 3 है, ए का समय 10 है। बी का प्रॉफिट कितना होगा? आप बोलोगे सर बी का इन्वेस्टमेंट 4 है और बी का समय 7 है। तो दोनों जगह कॉमन है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 कट जाएगा। ये 30 है, 30 को 2 से भाग दोगे तो 15 आएगा। यस या नो? और ये 14 है, 14 को 2 से भाग दो 28 है, 28 को 2 से भाग दोगे 14 आएगा और टोटल 29 आ जाएगा।
यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट अगर 14 है तो टोटल इन्वेस्टमेंट 29 है। अब आपको कंपैरिजन करनी है। क्या करनी है? कंपैरिजन। कैसे करोगे सर? जो ये टोटल बी का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया है 1,68,000। इसको बी के रेशो से भाग दे दो 14 से और गुणा कर दो 29 से। अब देखो ध्यान से, 14 से इसको भाग दोगे, 14 कम 14, 14 दूनी 28, यानी कि 12,000 गुणा 29। अब आपको 29 का पहाड़ा आना चाहिए। 29 दूनी होता है 58 का 8, हासिल लगा 5, 29 5 34, यानी कि 3,48,000 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, मतलब मैं ये कह सकता हूं जितना समय आपको यहां पर चीजों को समझने में लगेगा ना, उतने से समय से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यही मेरा मोटिव है। मैं क्वेश्चन को सोल्व करके जो मैं आपको सिखा रहा हूं या आपको करके दिखा रहा हूं, मान लो ये पांच क्वेश्चन मुझे करने होते तो मैक्सिमम 2 ही मिनट लगते हैं। मैक्सिमम समय मैंने आपको बताया कि इन 5 क्वेश्चन को करने में 2 ही मिनट लगते हैं। तो जो मैंने आपको थंबनेल में लिखा है ना कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, हाँ वो पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक बात और समझना कि लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। लेवल के ऊपर आपके पेपर का लेवल क्या है, इस बात पे भी डिपेंड कर रहा होगा। अगर इजी है, देखो जैसे अभी तक के मैं इन क्वेश्चन की बात करूं, 5 के 5 इजी थे। इसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। डिफिकल्ट तो क्वेश्चन हम कह ही नहीं सकते, बाकी 4 के 4 इजी थे, इसलिए 2 मिनट में इन 5 क्वेश्चन को किया जा सकता था। नेक्स्ट देखो, पढ़ो आप खुद भी। दूसरी चीज इस बात को समझो कि यहां पर आपको आपको एक बात को तो समझना पड़ेगा कि जब तक आप खुद क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ खुद पढ़ा करो, समझने की कोशिश किया करो। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको बेसिक कैलकुलेशन से करोगे तो भाई आप देख सकते हो कितना खतरनाक क्वेश्चन दे रखा है। कैलकुलेटिव है ना? कैलकुलेटिव है। आपसे पूछा क्या है ये बताओ, आपसे पूछा क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव रेंटेड ए फील्ड। एक खेत किराए पर लेते हैं। ए प्लेसेस 21 हॉर्सेज इन द फील्ड फॉर 6 मंथ। ए ने 21 घोड़े लिए और 6 मंथ के लिए उस फील्ड में चराए। बी ने 15 गाय ली और 12 महीने के लिए उसमें चराए। 12 नहीं, 2 महीने के लिए उसमें चराए। गलत बोल दिया मैंने। ए ने ही 15 गाय ली और 2 महीने के लिए और चराई। बी ने क्या किया? बी ने 15 काऊ 6 महीने के लिए और 40 सिप 7 महीने के लिए। अब बोल रहा है, इसके बाद में ये भी दिया है कि इनका रिलेशन, इफ 3 horses कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ फूड ऑफ 5 काऊ एंड 6 काऊ ईट द एज मच एज 10 sheep, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द रेंट शुड बी कवर्ड। देखो पहली चीज तो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने सेक्शनल टाइमर है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पहली बार में छोड़ दो। ठीक है, अगर छोड़ देनी तो कुछ चीजों को लॉजिक ढूंढना स्टार्ट करो। आप ये बताओ, यहां पे पूछा है कि ए को किराया कितने हिस्से देना चाहिए। अब मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप बोलोगे ए का हिस्सा अपॉन ए प्लस बी का हिस्सा, ए प्लस बी का हिस्सा, यही हमारा आंसर आना चाहिए। आप देखोगे आपके ऑप्शन में, एग्जामिनर ने ऑप्शन भी ऐसे सेट किया, आपके ऑप्शन में सब में बेस में 17 है। कितना है? बेस में 17। अब ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ए और बी का हिस्सा लगभग बराबर हो सकता है? चलो बराबर भी नहीं है तो इतना डिफरेंस नहीं हो सकता कि ए का बहुत ज्यादा हो और बी का बहुत कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से बात करता हूं, सोचो पहला सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया कि ए का हिस्सा टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता। भाई अगर टोटल 17 है खर्चा तो ए का खर्चा 19 नहीं हो सकता। ये बात आप छोड़ो। इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद 5वीं क्लास का बच्चा या अनपढ़ इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी बता सकता है कि अगर दोनों का खर्चा 17 रुपए हुआ, तो ए का खर्चा 19 नहीं हो सकता। हाँ भाई शेखर जी सही कह रहा हूं ना? ए का खर्चा 17 से कम होगा। अब देखो दोनों का 17 है तो ए का खर्चा 17 से कम होगा, तो 2 ऑप्शन तो यहां खत्म हो गए। अब आप ये बात समझना ध्यान से, अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो भाई 95% के आसपास, 17 85 यानी कि 94% के आसपास
आ रहा है कि ए का खर्चा 94% है और बी का मात्र 6%। भाई बी ने कोई कसर छोड़ी क्या, आप ये बताओ। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक का 50 हो, एक का 40 हो, एक का 70 हो, एक का 30 हो परसेंटेज में, लेकिन इतना नहीं हो सकता भाई। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब बताओ आप, ये चीजें सीखनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को करे बिना मैंने इसका आंसर बता दिया। आंसर ये बताना पॉसिबल क्यों हुआ, इस बात को भी समझो, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शन आपको ऐसे सेट किए थे। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ता, गाय का, भेड़ का और घोड़े का, इनका खर्चे का, यानी कि इनके द्वारा जो घास ये खा रहे हैं, जिस रेशो में ये घास खा रहे हो उसी रेशो में इनका एक गाय का, एक घोड़े का या एक भेड़ का खर्चा होगा। जैसे मान लो मैं यहां पे बोलूं हॉर्स, काउ और शिप। रिलेशन को समझना, अब इसमें भी चीजें थोड़ी सी अच्छी है। 3 घोड़े 5 गाय के बराबर घास खाते हैं। तो देखो अब मैं यहां से देखो इसको लिखूंगा 5, अगर ये 5 खाते होंगे, खाती होगी। आधे बच्चों को तो ये समझ में नहीं है 5 3 कैसे लिख दिया। सोचो यहां पे अगर मैं बराबर का साइन लगाऊं, भाई बराबर है, तो जो घोड़े के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो गाय का रेशो होगा, और जो गाय के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो घोड़े का रेशो होगा। इसी प्रकार से मैं यहां कह सकता हूं 6 गाय 10 भेड़ के बराबर खाती है, यानी कि अगर भेड़ का 10 है ना, भेड़ का 10 है तो गाय का 6 है। सॉरी, अगर गाय का 10 है तो भेड़ का 6 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे भाग दोगे, हम 2 से भाग दे देंगे 5 और 2 से भाग दे देंगे यहां पर कितना, 3। डन है ना बातें, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यानी कि अगर घोड़ा 25 यूनिट घास खाता है तो गाय 15 यूनिट घास खा रही है, और ये जो सिप है ये तो 9 ही यूनिट खा रही है। कितने यूनिट खा रही है, 9 यूनिट। अब सोचो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, या इसको जिस तरीके से मैंने पहले किया था इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं ए, समझना ध्यान से, ए और बी का खर्चे की बात करूं। अब देखो ए ने 6 महीने के लिए 21 घोड़े चलाए थे, तो 21, एक घोड़ा 25 यूनिट खाएगा, और 6 महीने तक इंटू 6, ये घोड़े का खर्चा आएगा। प्लस अब देखो यहां पर 15 गायें, एक गाय 15 खाती है, यस, और कितने महीने, 2 महीने के लिए, बटे ये ए का खर्चा हो गया। अब अगर मैं बी के खर्चे की बात करूं, तो देखोगे बी ने 15 गाय ली तो 15, यस या नो। एक गाय कितना खर्चा खाती है, 15 इंटू 15, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इंटू 6। प्लस भेड़ कितनी ली, 40 भेड़ ली, एक भेड़ कितना, 9, और समय कितना, 7.5 महीने। अब आप इसको सोल्व करना, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं। ध्यान से बात समझ, अगर ए का 8 आया, टोटल 17 है, तो बी का 9 होगा। ये जो रेशो आएगा ये आएगा 8:9। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे भी सेम ऐसे क्वेश्चन दे दिया, लेकिन वो जो क्वेश्चन था पहले वाला इससे ज्यादा टफ था। अब जब इससे ज्यादा टफ था, तो यहां पे हमें क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक है वो ज्यादा टफ नहीं लगेगा। कैसे कर सकते हैं, 2 व्यक्ति है, ए और बी ने चारागार के किराए पर लिया। ए ने 3 महीने के लिए 16 गाय और 4 महीने के लिए 20 भेड़ का उपयोग किया। अब बोल रहा है कि बी ने 6 महीने के लिए 30 भेड़ का उपयोग किया। यदि 4 गायें 8 भेड़ के बराबर खाती थी तो बताओ कितना ए का निर्धारित हिस्सा बताओ। तो ये बताओ, यहां से अगर मैं बोलूं काऊ और यहां पे भेड़ मतलब सिप, तो कह सकता हूं अगर काऊ 2 खाती थी तो सिप 1 खाती थी। कैसे भाई, काऊ का 8 हो जाएगा और भेड़ का 4 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पहली चीज तो ये क्लियर हुई। अब ए का खर्चा देखते हैं। ए ने 3 महीने के लिए 16 गाय को चराया, और एक गाय का खर्चा था कितना, 2। ठीक है, और 4 महीने के लिए 20 भेड़ को चराया इंटू 20, और एक भेड़ का खर्चा था 1। ये ए का खर्चा हो गया। अब मैं बी के खर्चे की बात करता हूं। बी ने 6 महीने के लिए
30 भेड़ों को चराया, ठीक है, 30 भेड़ों को चराया, बाकी कुछ तो नहीं किया बी ने, बी ने बस 6 महीने के लिए 30 भेड़ों को चराया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, ऊपर वाला भी 4 से, देखो ये नंबर 4 से कट गया, ये 4 से कट गया तो 4 चौक 16। अच्छा ये 4 से कटेगा तो 2 से तो ये पहली बार 3 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 15 बार, तो नीचे तो आ गया 45, तो बी का खर्चा तो आ गया आपका 45। अब ए का खर्चा देखो, तो 20 तो ये हुआ, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी कि ये 44, और टोटल खर्चा कितना हो गया 89। टोटल खर्चा 89, और यहां पे आप देख सकते हो ए का खर्चा पूछा है, ए का 44, तो 44/89 आ जाएगा। उस क्वेश्चन से दुगना आसान क्वेश्चन था ये, क्यों? क्योंकि यहां पे काउ और सिप थी, वहां पे साथ में हॉर्स भी थे और कैलकुलेटिव भी था, लेकिन एग्जामिनर ने भाई इतनी जबरदस्त अप्रोच दे रखी थी ना इस क्वेश्चन में, तो वो बोल रहा था एग्जामिनर तुम करो मत, बस तुम ये बता दो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है, और दिमाग वो घुटनों में नहीं है, ये बात एग्जामिनर बोलना चाह रहा था। ठीक है, अगला देखो, छात्रों के 3 समूह की औसत आयु आपको 18, 20 और 22 दे रखी है, कुल औसत आयु क्या है? अब देखो यहां भी ऐसा जबरदस्त लॉजिक है जो मैं देख पा रहा हूं, आपके दिमाग के पंखे खोल देगा। कैसे? आप समझना, देखो आप समझना, यहां ये 3 लोग हैं, इसकी भी 20, इन 2 की भी 20 होती, और इन 5 की भी 20 होती, तो आप बोल देते सबकी 20 है, सबकी एवरेज आयु 20 है। इन 2 की एक्चुअल में आपको दी है 18, और इन 5 की दी है 22। आप ये बताओ इस एवरेज से 2 ही तो कम है, और यहां इससे 2 ज्यादा है, यहां इससे 2 ज्यादा है। लॉजिक समझने का ये है मेरे भाई, सोचो 3 लोग थे, 3 लोग थे, 3 लोग के साथ जिनकी आयु थी 20 वर्ष, इनके साथ में 2 लोग आए 18 वर्ष के, लेकिन 5 लोग आ गए 22 वर्ष के, तो ये एवरेज 20 से ज्यादा आएगा। आप खुद सोचो भाई, आप यहां पर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लॉजिक समझो पहले, सॉल्यूशन तो आपको आता है, आप कर लोगे, लॉजिक ये समझो, यहां पर फिलहाल 3 लोग हैं जिनकी एवरेज आयु 20 वर्ष है, 2 नए लोग शामिल होते हैं जिनकी एवरेज आयु 18 है, यानी कि 2 वर्ष कम है, लेकिन साथ के साथ में 5 नए और शामिल हो जाते हैं जिनकी 22 है। उधर तो देखो 5 लोग, ये जो 5 लोग हैं ना, ये सारे के सारे 2-2 साल ज्यादा लेकर आए, और एवरेज से, और ये 2 लोग 2 साल कम लेकर आए, तो भाई आप बताओ आपके पास आयु पॉजिटिव में जाएगी ना, पॉजिटिव में जाएगी, 20 से बड़ा होगा, और एक ही ऑप्शन 20 से बड़ा है, खत्म, एक ही ऑप्शन 20 से बड़ा है, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नहीं तो आप बेसिक से कर लेना, है ना, बेसिक कर लेना। आप क्या करना, आप मानना सबकी आयु 20, 20 के साथ में ये 2 लाख आएंगे 18 वाले, तो 2 कम है 2 लोगों के पास में, वहां पर 2 ज्यादा आएंगे, आप बोलोगे +2 है 5 लोगों के पास में, और ये डिवाइड बाई हो जाएगी किसमें, 3 2 5 10 में, तो आप देखोगे ये 20 + 0.6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20.6, करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, करके दिखाने वाली बात नहीं, करके दिखाने में आप ये बताओ, मैं तो इसको देखते के साथ ही 20.6 बता देता, आप तो ये सोचते हो कि सर तो उत्तर याद करके आए हैं, यही होता ना, इसलिए वो 15 मिनट में कराने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, 15 मिनट में तो सामने उत्तर लिख के कोई बता दे, आप एक्सप्लेन करो ना ऐसे तरीके से जिससे बच्चे को खुद महसूस होने लगे कि 15 मिनट में मैं कर सकता था, इस तरीके से एक्सप्लेन करो। भाई शेखर जी, महसूस हो रहा है गणित कितना आसान है? बहुत आसान है, पढ़ लेता तो नौकरी लग जाती अब तक है। हमारे शेखर जी गणित नहीं पढ़ते, शेखर जी का दुनिया में गणित से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। चलो, 11 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 63 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 72 है। ठीक है ना, अंतिम का 72 है। आप इस बात को समझना बड़े ध्यान से, यहां पे आंसर तो 68 से बड़ा होगा मैं बता सकता था, लेकिन चारों ऑप्शन 68 से बड़े हैं, 68 से बड़े चारों ऑप्शन है, तो मैं यहां पे आंसर नहीं बता सकता ऐसे। अब मुझे करना पड़ेगा सोल्व, कैसे? इन 11 संख्याओं के योग में से इन सब का घटाओगे तो वो आएगी, क्योंकि ये 10 का घटाओगे तो 11वीं तभी तो आएगी, छठे वाली संख्या। तो अगर 11 का 68 है,
अब यहां पे इसका 5 का, प्रथम 5 का इससे 68 से 5 कम है, तो मैं बोल रहा हूं 5 कम वाले जाएंगे तो 5 ज्यादा बचेंगे, साइन उल्टा करना है, +5 × 5। ठीक है। अब देखो इनका 4 ज्यादा है तो ज्यादा वाले जाएंगे तो यहां कम बचेगा, 4 × 5 और डिवाइड बाई कितने लोगों का एवरेज निकाल रहे हो आप, एक का, तो 68 और 25 में से 20 जाएंगे, 5 बचेंगे, 68 + 5 73। बताओ भाई, ये कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। 73 कितनी गुणा करी हमने यहाँ पे, कोई गुणा नहीं करी। समय मुझे पता है कि 25-26 मिनट हो गए होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कितना प्यार से कर रहा हूं आपसे, कितने अच्छे से बात कर रहा हूं, इस बात को समझो। यहां बोल रहा है 300 से 450 के बीच सभी पूर्णांकों का औसत क्या है। ये तो क्वेश्चन कई बार आया, देखो पिछली शिफ्ट में भी था ऐसा क्वेश्चन। तो अब 300 से 450 के बीच 13 से पूर्णतः विभाजित की अगर हम बात करें तो 13 के मल्टीपल आएंगे, और किसी भी नंबर के मल्टीपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें औसत बताना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बताते हैं। अब यहां पे फर्स्ट टर्म देखो जो 300 से बड़ा है और 13 से कट रहा है। अब देखो 13 दूनी 26, 260, 13 चौका 52, 260 में 52 जोड़ोगे तो बताओ क्या 312 आएगा? कितना आएगा? 312। यस, 13 दूनी 26, 13 चौका 52। अब देखो यहां पर 13 या 39, 39 में 52 जोड़ोगे तो 342 आएगा, वो 442, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 442 बटे 2। अब देखो ये हो जाएगा 764, 754। अब 754 को आप 2 से भाग दोगे तो 377 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 377। अब यहां पे आप कोई यूनिट डिजिट का यूज करके आंसर नहीं बता सकते थे क्योंकि सब में साथ है। कुछ जगह आपको ऐसे जादूगर भी मिल रहे होंगे, वो जादूगर क्या होंगे, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वही लेके आएंगे जिसमें सिर्फ वो कंसेप्ट लग रहा होगा जिससे वो नंबर यूनिट डिजिट से सोल्व हो रहा होगा, वो डिविजिबिलिटी रूल से सोल्व हो रहा होगा, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। अब देखो यहां बोल रहा है 12.5% ऑफ 560 और 66 सही 2/3% ऑफ 240। अब ये क्वेश्चन अगर मैं करके दिखाऊं ना आपको तो आपको खुद शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन सबको पता होना चाहिए कि 1/8 होती है, और 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/3 होती है। अब आपको कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, सोचो, 560 का 1/8 और 240 का 2/3 ये पूछा है। अच्छा, 8 से 560 को भाग दोगे तो 70 आएगा। ठीक है, 240 को 3 से भाग दोगे, 3 से 240 8 बार जाएगा और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 160। 160 और 70 230। नेक्स्ट देखो, बोला एक विक्रेता 60 पर 500 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेचता है, 2% का कमीशन लेता है। टाई को 150 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेचता है, 12% का कमीशन लेता है। प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है, तो बताओ 30 दिन में उसका कुल कमीशन कितना होगा? आप इस बात को समझना भाई। 500 अगर प्रति शर्ट आपका पीस है तो 2% कमीशन कितना होता है? 500 का 1% 5 होगा, 2% 10 होगा। ठीक है, 10 होगा। डेली वो 3 शर्ट बेचता है तो 10 × 3 30 रुपए तो उसने यहां पर कमीशन ले लिया। अब 150 का 12%, 150 का 12%, बताओ भाई कि 150 का 12% 1.51%, और 12 से गुणा करोगे तो 18 आएगा। तो 18 एक टाई पर कमीशन लिया उसने और 4 टाई यहां पर बेच दी, तो 30 + 72 102 रुपए का कमीशन ले रहा है। और 30 दिन में कितना लेगा बस आपको ये बताना था। आप बोलोगे 3060 रुपए का कमीशन लेगा, कहानी खत्म। 3060 रुपए का कमीशन लेगा, कहानी समाप्त। नेक्स्ट देखो, बोला एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन में वो क्या करता है? 20% वजन का कम वजन का प्रयोग करता है, तो बताओ उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कुल लाभ प्रतिशत बताना है तो सोचो ध्यान से। 100 रुपए का वो सामान खरीद कर लाया, वो 5% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 95 रुपए ले रहा है। 95 रुपए उसके पास आ रहे हैं। लेकिन 100 रुपए का अगर 100 ग्राम लाया था, 20 ग्राम वजन कम तोलता है, तो वो सामान दे रहा है 80 का। अब ये उसका प्रॉफिट है 15 प्रॉफिट है 80 पर, गुणा 100, आंसर आ जाएगा 18.75%। कितना आसान से कंसेप्ट है।
देखो 2200 रुपए में बेची गई वस्तु पर जो लाभ हुआ वो 1800 पे बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जब आपको सेम प्रॉफिट हो रहा हो और सेम लाभ लॉस हो रहा हो और आपके पास एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो दोनों कंडीशन का, तो वहां से सीपी बताने के लिए दोनों को जोड़ के हम आधा कर देते हैं। इनको जोड़ के हम आधा करेंगे, इनको जोड़ेंगे 4000, 4000 को जोड़ के आधा करेंगे तो 2000, 2000 हमारा सीपी आ जाएगा। अब उस वस्तु को हम 2050 में बेच देंगे तो 50 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। आप सोचो इसका 1% 20 है, 20 से इसको भाग देंगे तो 2.5% प्रॉफिट आ जाएगा। आपसे यही तो पूछा है। नेक्स्ट देखो एक मोबाइल फोन रिटेलर P रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए उसने फोन को 1.5 में बेचा तो उसे 10% की छूट देता है, तो बताओ उसे कितना लाभ होगा। इतना जानदार क्वेश्चन है ना और इतना ही आसान सॉल्यूशन है। आप ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से, उसने क्या किया, पहले P का बेचा था, अब 1.5 P का बेचा। तो ये बताओ जिस कीमत का बेच रहा था उसकी 1.5 टाइम्स कीमत का उसने बेचा। यहां 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं कह सकता हूं अगर सीपी हमारा 100 था ना, सीपी हमारा 100 था तो जो प्रॉफिट था ये कितना था, 20% था। यानी कि मैं कह सकता हूं ये 120 का बेच रहा होगा। भाई अगर 100 का सामान था, 20% प्रॉफिट 120 का, 1.5 पी में बेचेगा तो इसका 1.5 गुना बेचेगा, 180 का बेचेगा। अब इसमें वो आपसे प्रॉफिट ले रहा है, कितने का प्रॉफिट ले, ओ सॉरी डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 10% का डिस्काउंट। और 10% का डिस्काउंट कितना होता है, 18 का, तो 162 का बेच रहा होगा। अब बताओ जब 162 का बेच रहा होगा तो यहां से मैं कह सकता हूं 62% प्रॉफिट होगा। यस या नो, 62% प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे हाँ सर। एक तरीका और मैं आपको जबरदस्त, बट वहां पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कितनी आसानी से आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में उसका आंसर नहीं आ सकता, बट आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक चीजों को सोल्व कर सकते हो। समझना ध्यान से। एक बात बताओ भाई, यहां जब पी का बेच रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 1.5 गुना बेचेगा, 1.5 गुना कीमत कर देगा, तो वो प्रॉफिट 50, 60, 70 ऐसे तो कुछ ना कुछ मिनिमम जाना ही चाहिए, जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, लगभग 20%। तो ये ऑप्शन बचे। अब 20% मैंने क्यों काटा, क्योंकि ये जो 26% है मुझे दिक्कत कर रहा होता, ऑप्शन एलिमिनेशन में मुझे दिक्कत कर रहा होता। कैसे कर रहा होता सोचो। आप ही बताओ, जब 10% की छूट दोगे तो क्या कह सकते हो आप, अगर सर सीपी अगर हमारा 10 है तो एसपी हमारा 9 होना चाहिए, 9 के मल्टीपल में। यानी कि अगर वो मैं बोलूं यहां पे 156% में बेच रहा है तो ये 9 का मल्टीपल होगा, 162% में बेच रहा है तो ये भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आंसर हो सकता है। और 160% में बेच रहा है तो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ऑप्शन बचा ये 9 का मल्टीपल है, दैट इज योर आंसर। 126 भी 9 का मल्टीपल आता, मैं क्या कर रहा हूं, 126 में 9 का मल्टीपल आता, इसलिए मैंने 126 को काटा। सोचो 20% तो यही हो रहा है, 120% डबल करोगे है ना, 1.5 गुना करोगे तो वो तो काफी हद तक ज्यादा ऊंचा जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते कि हम 26 को काट देंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर पाते या फंस जाते। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और सेल के दौरान 10% की छूट दी। अब सोचो पहले 125% अंकित कर दिया, अब इस पे 10% की छूट दे दी, यानी कि 12.5 की छूट दे दी, और 12.5 की छूट दे दी, तो आप सोचो क्या इसको 112.5% में बेचा होगा, और 112.5% में भाई 12.5% का लाभ हुआ होगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 150 रुपए अतिरिक्त नगद छूट भी दे तो फिर उसके लागत मूल्य पर 14% का लाभ होता है। तो माल का लागत मूल्य क्या करो। ठीक है, सोचो क्या है, बड़े ध्यान से बात समझना। भाई मैं सिंपल से ही करूंगा रेशो से भी कर सकता हूं मैं इसको। मैं बोलूंगा अगर सीपी 100 है, सीपी अगर 100 है तो मैं यहां कह दूंगा भाई एमपी हमने 160 कर लिया, इस पे हमने 25% की, आसान है 25% की छूट निकालना, बट इसका 25% होता है 40।
तो हमने 40 की छूट दे दी। अब हम बोल रहे हैं कि हम इसको 120 का बेच रहे होंगे। ठीक है, अब 120 का बेच रहे हैं, इसमें से हम 50 रुपए की 150 रुपए की एक छूट और दे रहे हैं, 150 रुपए की, और फिर हमें जो लाभ मिल रहा है 14% मिल रहा है, यानी कि 114 का बेच रहे हैं। भाई 114 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लाभ यहां से 114 है ना, 14%, 14%। तो इसका मतलब जो ये 6% है ना, 150 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है वस्तु का माल का लागत मूल्य, तो आप बोलोगे 2500। कैसे? 6 से 150 को भाग दे दोगे और 100 का मान बता दोगे। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी वाली प्रति किलोग्राम वाली चीनी के लगभग कितने किलोग्राम 32 किलोग्राम वाली चीनी के 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है वो 43.70 पर बेचकर 15% का लाभ हो। तो यहां पर जो ये है ना, ये कॉस्ट प्राइस है 45, जो ये 32 है ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। और कौन सा सेलिंग प्राइस? 15% का लाभ का। तो आपको यहां पे पहले कॉस्ट प्राइस बताना पड़ेगा, तब जाके आप एलिगेशन लगा पाओगे। तो समझो कैसे बताओगे कॉस्ट प्राइस? तो आप बोलोगे सर ये 43.70 है, ये 23 का मान होना चाहिए, और हमें 20 का मान पता करना पड़ेगा, तब सीपी आएगा। क्यों? क्योंकि 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, 3/20 होती है। अच्छा देखो ध्यान से, 23 से मैं इसको भाग दूंगा तो 23 से कम 23 है ना, 23 निमा 207, यानी कि 1.9, 19 दूनी 38। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 38 था। अब एलिगेशन लगा दो। अब देखो 45 और 32, यहां पे कितना 38, एलिगेशन हमने लगाया, ये 7 आया, ये 6 आया, 7 का मान 21 है, क्योंकि ये हमने एलिगेशन लगाया सीपी में। तो जैसे हमने एलिगेशन सीपी में लगाया तो वेट का रेशो आ गया। तो 7 तिया 21 और 6 तियो 18। कितने मजे मजे में मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, कितने मजे मजे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बात को भी समझो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एक लंबरते शंकु की त्रियक ऊंचाई, सॉरी त्रिज्या 7 और त्रियक ऊंचाई, और ऊंचाई 24, त्रियक ऊंचाई क्या है? देखो अगर आपने शंकु को पढ़ा है तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यहां पर जो एक शंकु है, एक शंकु है, उसकी रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट में ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और आपने 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, और 25 ये क्या हो गई होगी, उसकी स्लांट हाइट हो गई होगी। बस एक सेकंड। बोल रहा है ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपए और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपए उधार दिए समान साधारण ब्याज की दर पर। कुल मिलाकर दोनों से उसको 2,200 रुपए का ब्याज मिला, तो ब्याज की दर बताओ। आपको अगर ये पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आपका प्रिंसिपल क्या था, तो उससे आप रेट बड़ी आसानी से बता सकते हो। तो सोचो, मैं यहां ये समय को 1 साल बनाना चाहता हूं, पहले वाले केस में भी दूसरे वाले केस में भी। तो आप ये बताओ, अगर 5,000 2 साल के लिए दिए, तो मैं कह सकता हूं 1 साल के लिए तो 10,000 देने पड़ेंगे, 5-5 का हिसाब, 10,000 देने पड़ेंगे। आप देखो यहां 3,000 4 साल के लिए दिए, तो 1 साल के लिए 3 चौक 12,000 देने पड़ेंगे। तो 22,000 रुपए का 22,000 ये हो गए। 2200 कितना परसेंट होता है? चाइना का बच्चा बताते 10% होता है। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा? मूल ऊंचाई पहले कितनी थी? 10 थी। तो देखो मूल ऊंचाई 10 थी, 20% बढ़ा दी तो नई ऊंचाई 12 होगी। हाँ या ना, नई ऊंचाई 12 होगी। और प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो आप बताओ, बेस एरिया कितना? 25, हाइट कितनी? 12, और 25 गुणा 12 300। नेक्स्ट देखो, एक वर्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10 त्रिज्या है, 10-10% 2 बार घटेगी, 10-10% 2 बार घटेगी, और 10-10% 2 बार सक्सेसिव होगा, तो 19% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19%। कैसे? आप बोलोगे 10 माइनस 10। अच्छा, एक्चुअल में इनमें सिखाने के लिए कुछ नहीं है भाई, 10-10 तो 19%। इसका सक्सेसफुली आपको निकालना आना चाहिए। आप रेशो से बता सकते हो, आप ऐसे बता सकते हो भाई, अगर 10 हमारी ओरिजिनल रेडियस थी तो नई रेडियस 9 हो जाएगी, और जो एरिया है,
एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो 10 का स्क्वायर 100 और नया हो जाएगा 81। तो कितना कम होगा? 19। 19 कम होगा। बोला है एक बिल्डर के पास 100 मीटर का एक बाड़ा लगाने का एक तार है। इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे और एक वर्गाकार बगीचों को घेरने के लिए किया गया है। एक 100 मीटर का तार है भाई, उससे हम दो चीज कर रहे हैं, एक गोलाकार बगीचा घेर रहे हैं और एक वर्गाकार बगीचा घेर रहे हैं। यदि वह घेरे गए क्षेत्रफलों को अधिकतम चाहता है तो बताओ पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे का क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात आप बताओ। और अनुपात दशमलव में दिया है और आप देखोगे यहां पर सब में जो वर्गाकार का क्षेत्रफल है वो 1 1 है। कितना है? 1 1 है। तो बस एक काम करते हैं, हम यहां पर जो आपका सर्कुलर एरिया है ना उसको हम वर्गाकार एरिया से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 1 आ गया तो ये आंसर है, भाग देने के बाद 1.2 आया तो ये आंसर है, 2 आया तो ये आंसर है, 1.57 आया तो ये आंसर है। ठीक है, अब किसका? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 2 पाई आर 100 होगा भाई, पेरीमीटर 100 होगा ना, परिधि 100 होगी पहले तो सर्कल की। पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 100। 4 से काटोगे 25, 25 गुना 100 175, आर का मान 175/11 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे एरिया किसका? सर्कल का। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान कितना? 175/11 इंटू 175/11। अच्छा, ये इससे हम भाग दे देंगे इसको, किससे? वर्ग के एरिया से। अब वर्ग के बारे में देखो, अगर 100 मीटर है तो वर्ग की भुजा होनी चाहिए 25, 4 से भाग दे देंगे, और वर्ग का एरिया होना चाहिए 25 गुणा 25, 25 गुणा 25। अब काटा पीटी कर दो, 25 से ये कितनी बार जाएगा? 25 7 175, 25 से कितनी बार जाएगा? 25 7 175, एक 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 से ये कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा, 2 बार। तो 14/11, यानी कि आंसर तो 14/11 आना चाहिए था, लेकिन नीचे 1 बनाना तो 14 को भाग दे देंगे। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 1.2 समथिंग है किसी ऑप्शन में? हाँ सर ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो गया। 23वां देखो, एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। ठोस अर्धगोलाकार क्या होता है? ये होता है, ये वाला पत्थर उसके अंदर डाल दिया। आपने वो कौवे वाली स्टोरी सुनी है? कौवे वाली स्टोरी सुनी है? कौवा बहुत समझदार बताया जाता है, जिसमें कौवा कंकड़ उठाता है और अपने घड़े में डालता है, कंकड़ उठाता है, घड़े में डालता है और पानी का लेवल बढ़ता जाता है। रीजन क्या है इसका? इसके पीछे इसका रीजन ये है कि जितना कंकड़ का आयतन होता है वो उतना स्पेस घेरती है और जिससे वो पानी ऊपर आता चले जाता है। यानी कि जो पानी ऊपर उठा होगा वो इसके आयतन की वजह से उठा होगा। ठीक है ना? यस। अब इसका आयतन क्या है? इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, यही रेडियस है ना। अब ये जो वॉल्यूम इसका है ये किसके बराबर रखना पड़ेगा हमें? वॉल्यूम हमें रखना पड़ेगा वॉल्यूम जो हमारा बेलनाकार बर्तन था उसके बराबर। अब उसकी रेडियस अपने आप आ जाएगी। बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान 3। अब यहां से ये काटापीटी करने स्टार्ट करता हूं भाई, पाई से पाई तो कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। ये 3 इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और आप बोलोगे सर आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2/9, 3 गुणा 3। अब आर का मान मैं यहां से ये बोल सकता हूं भाई, एक तो 7 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, √14 अंदर रहेगा। अगर मैं 7 से इसको भाग दूं तो ये 2.33 आएगा। अब √14 का मान मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा और मुझे पता भी नहीं है, एक्चुअल में एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है अगर मैं इसको बोलूं ये 4 से तो छोटा होगा,
4 से छोटा होगा। अगर मैं इसमें रैंडमली 4 से भी गुणा करूं, रैंडमली 4 से करूंगा, 23 चौका 92, 93.2 आएगा, 9.32 आएगा। यानी कि आपका आंसर इससे छोटा है, इससे छोटा है। ठीक है, किससे छोटा है? इससे छोटा है। तो इससे छोटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये वाला आ रहा है, लगभग 8.73। अभी लास्ट क्वेश्चन है। बोला एक त्रिज्या खंड में केंद्रीय कोण 120 है, उसी वर्त की एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ये है। तो इसको बताओ, 2 गुणा 180/3, ये भी 120 डिग्री का केंद्रीय कोण है, सेम डिग्री का केंद्रीय कोण है, सेम एंगल है। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। भाई सेम डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो सेम क्षेत्रफल देगा, और सेम देगा तो 1:1 होगा। अब आपको अगर चीजें क्लियर हुई, आपको समझ में आया कि भाई पेपर में क्या करना है, कैसे करना है, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, आप कमेंट जरूर करना। क्यों? क्योंकि आपको ये यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन वीडियो मिल रही है कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।